नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं आजाद यादव आप सभी के लिए लेके आया हूँ वर्ग 9 के हिस्ट्री चैप्टर के तीन पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना बाबू? पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे कि किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, और आपके एग्जाम से खास तौर पर। चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। पहला चैप्टर था, इसके बाद देखिए पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। यूरोपीय के द्वारा जो मतलब कि अलग अलग द्वीपों को खोजा गया था, उसकी चर्चा इस चैप्टर में है। और उसके उनके द्वारा जो मतलब खोजी गई थी, जिन जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया था, उनके बारे में जानकारियां हैं। दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वैसे अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, तो उसने भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो स्वतंत्रता संग्राम से कुछ क्वेश्चन है। और तीसरा है फ्रांस की क्रांति से। चलिए तो शुरू किया जाए प्रश्नों को। पहला है क्वेश्चन कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कब की गई थी? ये एक क्षेत्र है, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उत्तम आशा अंतरिक्ष। ये कहां का क्षेत्र है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु यही क्षेत्र है, और इसका नाम क्या है? उत्तम आशा अंतरिक्ष। तो पूछा गया क्वेश्चन कि इसकी खोज कब की गई थी? 1453, 1498, 1488 और 1492। तो इसका सही जवाब है 1488 ईस्वी में इसे खोजा गया था। तो किसके द्वारा खोजा गया था? तो बार्थोलोमियो डियाज, एक यूरोपीय व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। इसी व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई थी। ठीक, यही व्यक्ति पहली बार वहां सफल रूप से पहुंचा था समुद्री मार्ग के द्वारा। उत्तम आशा अंतरिक्ष, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है? वास्को डी गामा जो है, इनका संबंध किस देश से है? स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, हॉलैंड। तो अब ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के निवासी थे, और यही वो व्यक्ति पहले हैं यूरोपीय व्यक्ति जिन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था। भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था पहली बार। ठीक ना? भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने। किस देश के थे ये बाबू? तो पुर्तगाल के। अच्छा, कब इसको खोजा? तो 1498 में। कब खोजा था? 1498 में। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग सीखा था। मतलब जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? कौन से देश के लोगों से उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था दिशा सूचक यंत्र का? स्पेन से, रोम से, रूस से, या फिर अरब के लोगों से? तो अरबों से। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, अरबों से। अरब वासियों से उन्होंने ये ज्ञान उनको मिला था, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान। पहले समुद्री मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई थी दिशा भटक जाने की, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी होता था। तो अगर ठीक दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप भटक जाएंगे समुद्र में, तो इधर से उधर जाने की संभावना है। चले हैं दक्षिण की ओर, पहुंच जाएंगे पश्चिम में। इसलिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उन्होंने ये ज्ञान किससे सीखा था? अरब वासियों से, अरबों से। आगे, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम समुद्री मार्ग द्वारा लगाया था? पहला ऐसा व्यक्ति जिसने समुद्री मार्ग से पूरे दुनिया का चक्कर लगा दिया, वो व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। कौन था? मैगलन। इसने यह कारनामा कब किया था? तो 1519 ईस्वी में। कब किया था? 1519 ईस्वी में इन्होंने ये काम किया था। मैगलन, फर्डिनांड मैगलन, पूरा नाम इनका फर्डिनांड मैगलन। यहाँ दो तीन और नाम दिए हैं। मार्को पोलो, तो ये पहला ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो चीन पहुंचा था। और वास्को डी गामा, ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारत आया था। कैप्टन कुक, ये पहला व्यक्ति था जिसने ऑस्ट्रेलिया खोजा था। अलग अलग क्षेत्रों के पता इन सभी ने लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास स्थित है? वर्तमान समय ये दो देश है, पुर्तगाल और स्पेन, ये कौन से महासागर के पास है बाबू? तो ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो बाबू अटलांटिक महासागर के पास में है। कौन से महासागर के पास में है? अटलांटिक महासागर। ठीक, इस महासागर को ना बाबू अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, अंध महासागर। ठीक ना? इसका आकार इस आकार का है, अंग्रेजी के लेटर इस आकार का है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पे रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पे। और वो कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया। अच्छा, ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो प्रशांत है, और सबसे गहरा भी प्रशांत ही है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाल स्पेन वर्तमान में किस महासागर के पास है? अटलांटिक महासागर के पास। इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता
किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, अब इसका पता लगाया था सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने पहली बार इस क्षेत्र को खोजा था। न्यू फाउंडलैंड सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट के द्वारा इस क्षेत्र को खोजा गया था। अच्छा, यहाँ 2-3 और नाम है, अभी बताए थे कि चीन पहुंचने में सफलता किसने प्राप्त की थी? मार्को पोलो ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड भी। न्यूजीलैंड को किसने खोजा था? कैप्टन कुक ने। और अमेरिको वेस्पुच्ची को तब जानते हैं, इसने विस्तार से अमेरिका को देखा और इसके नाम उसका नाम पड़ गया अमेरिका। चलिए, तो इसका सही जवाब है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। आगे बढ़ते हैं। 1553 ईस्वी में किसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार जमा लिया था? कौन सा ऐसा देश था जिसने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था 1453 में? स्पेन ने, जापान ने, तुर्की ने या फिर पुर्तगाल ने? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की ने। किसने किया था वो अधिपत्य? तुर्की ने। क्वेश्चन एक और बनता है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? जो 1453 में। पतन मतलब कि उस पर अधिकार जमा लिया तुर्की ने, तो इसका नाम निशान मिट गया, इसका पतन हो गया जब तुर्की ने इस पर अधिपत्य जमाया। तो इसका पतन हुआ 1453 में। इस पे अधिपत्य जमाया किसने? तुर्की ने। जैसे ही तुर्की ने उस पर अधिपत्य जमाया, कब्जा जमाया, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और ये काम हुआ कब था? 1453 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? यहाँ खोज करने के मतलब है कि वहां जाने का समुद्री मार्ग किसके द्वारा खोजा गया था। ये खोज से मतलब ऐसा लगेगा आप लोग, ठीक ना? तो मार्को पोलो, कोलंबस, मैगलन, कैप्टन कुक। सही जवाब होगा कैप्टन कुक। सही जवाब क्या होगा? कैप्टन कुक, ठीक ना? मार्को पोलो चीन, ठीक ना बाबू? कोलंबस अमेरिका, और मैगलन ने क्या किया था? चक्कर लगाया था, विश्व का चक्कर लगाया था, विश्व का चक्कर लगाया था। और ये चक्कर किस मार्ग से लगा था? तो समुद्री मार्ग से। कौन से मार्ग से? समुद्री मार्ग से ये चक्कर लगाया गया था, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा था? अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा था? तो अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन बहु कोलंबस ने कहा था। किसने कहा था? कोलंबस ने, ठीक ना? बाद में वहां ये पहुंचे व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुच्ची, इन्होंने इसे विस्तार से खोजा और बताया ये इंडिया नहीं बल्कि क्या है, ये एक आपने नई दुनिया खोज दी है। इन्होंने क्या कहा? ये एक आपने नई दुनिया खोज दी है। और वही नई दुनिया आगे चल के क्या कहला गया? अमेरिका कहला गया, क्योंकि इन्होंने इसको विस्तार से खोजा, इसलिए इन्हीं के नाम पर अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पे इस पे नाम रख दिया गया अमेरिका, ठीक ना? अच्छा, कोलंबस अमेरिका पहुंचा कब था? तो 1492 में। कब पहुंचा था? 1492। चला था ये खोजने भारत, पहुंच गया अमेरिका। वहां जब ये पहुंचे तो उसको लगा कि हम इंडिया गए, तो वहां के लोग इसने कहा दिया रेड इंडियन। तो किसने कहा रेड इंडियन? तो कोलंबस ने कहा था, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अमेरिका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया? अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पे। क्यों? क्योंकि इसी ने उसको पूरे विस्तार से ढूंढा था और नई दुनिया इसी ने कहा। क्वेश्चन पूछे ये अमेरिका को नई दुनिया किसके द्वारा कहा गया था? तो अमेरिगो वेस्पुच्ची के द्वारा। किसके नाम पर अमेरिका नाम रखा गया है? तो अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वीं-12वीं सदी में जेरूसलम आधुनिक ये इजराइल है। आज का जो इजराइल देख रहे हैं वही वाला क्षेत्र आधुनिक जो इजराइल है। जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध किनके मध्य हुआ था? 11वीं-12वीं सदी में युद्ध हुआ था इजराइल पर अधिकार को लेकर। तो मतलब कौन कौन से क्षेत्र के द्वारा इस पे मतलब युद्ध हुआ था? यूरोप और तुर्की, यूरोप और अरब, यूरोप चीन, यूरोप रूस। किनके किनके ये बीच हुआ था? तो यूरोप और अरब के बीच हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? यूरोप और अरब के बीच। और इस युद्ध में अरब जो था ना, अरब वो विजयी रहा, अरब जीत गया और यूरोप हार गया, ठीक ना? तभी से यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जानने का प्रयास किया, भाई हमसे भी कुछ लोग शक्तिशाली हैं जो हम पर हावी हो जा रहे हैं। तब से उनके अंदर ये धारणा आई, नहीं हमको भी अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहिए, वहां के लोगों से मिलना चाहिए, उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ और पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति का मतलब बंटवारा होगा, जैसे क्या बोलते हैं राजनीति के क्षेत्र में होता है ना बंटवारा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनमें शक्ति का बढ़ जाती है। तो यही वाली अवधारणा तो पूछा गया किसके द्वारा? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। किसके द्वारा ये दिया गया था बाबू? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें अंग्रेजों का मतलब ब्रिटेन वालों की ओर से जो लड़ाई लड़ रहे थे उनका सेनापति कौन था भाई? कर्नवालिस, वाशिंगटन, लफायते, वेलेस्ली। कर्नवालिस मतलब लॉर्ड कर्नवालिस, वाशिंगटन मतलब जॉर्ज वाशिंगटन, लफायते मतलब जॉर्ज लफायते, वेलेस्ली मतलब लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक ना? चलिए, तो इनमें कौन थे बाबू उस समय?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो कॉर्नवालिस है ना, वही उस समय अंग्रेजों के सेनापति थे। ठीक, अच्छा यहीं से पूछ देता कि जो अमेरिका की सेना लौट रही थी, तो अमेरिकी सेना के सेनापति कौन थे? अमेरिकी सेनापति, अमेरिका की सेना के सेनापति, अमेरिकी सेनापति, अमेरिका की सेना जो लौट रही थी उसके सेनापति कौन थे? वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा लाफायते कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ना फ्रांस की सेना ने भी भाग लिया था, और जो फ्रांस सेना गई थी अमेरिका को सहायता पहुंचाने, उस फ्रांसीसी सेना के सेनापति थे। फ्रांसीसी सेना के सेनापति कौन थे बाबू? तो जॉर्ज लाफायते। कौन थे? जॉर्ज लाफायते। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेलेस्ली को तो आप जान रहे हैं, भारत में सहायक संधि के जनक इसे मानते हैं। अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ? लागू पूछा है, कब अमेरिका में संविधान लागू हो गया था? तो अमेरिका में संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में, 1789 में। ठीक ना, और वो स्वतंत्र कब हुआ था? 1776 में स्वतंत्र हुआ था। और ये दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने संविधान लागू किया था। इसके पहले किसी देश ने संविधान लागू नहीं किया था। ये दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहाँ संविधान को लागू किया। कब किया बाबू? तो 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अमेरिका का सेनापति कौन था? जो अमेरिका की सेना लड़ रही थी उसका सेनापति यही बताए थे, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। ये वहां के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। अच्छा लाफायते कौन थे? जॉर्ज लाफायते थे फ्रांसीसी सेना के सेनापति। कॉर्नवालिस तो अंग्रेजी सेना के सेनापति। जेफरसन ने स्वतंत्रता घोषणा पत्र तैयार किया था। अमेरिका में जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र तैयार किया गया था टॉमस जेफरसन के द्वारा। इनका पूरा नाम है टॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो टॉमस जेफरसन के द्वारा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आधुनिक समय में जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो अब ये हुई थी अमेरिका में। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक दिया है। आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन अगर यहीं पे दे देता कि प्राचीन गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो उसका आंसर होता भारत अपना। ठीक ना, भारत में एक जगह था लिच्छवी, जो वैशाली में पड़ता था, वैशाली बिहार। यहीं पे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन प्राचीन समय में पूछा है, आधुनिक समय में, तो आधुनिक में कौन जगह है? तो अमेरिका। यहीं पे पहली बार गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की, मतलब कि यहाँ पे संविधान बना है। ठीक ना, चलिए आगे। कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस एक पुस्तक थी जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय खूब प्रचारित की गई थी। उस पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस जेफरसन, जॉर्ज लाफायते, टॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन। चारों के चारों का संबंध उधर से है। आंसर होगा टॉमस पेन। आंसर क्या हो जाएगा? सही, टॉमस पेन, जिन्होंने कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना की थी। बहुत ही फेमस पुस्तक है कॉमन सेंस। इसके रचनाकार कौन है? टॉमस पेन है। सप्तवर्षीय युद्ध, यहाँ पे थोड़ा सा, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध बाबू किसके किसके बीच हुआ था? ये पूछा है। ब्रिटेन अमेरिका, ब्रिटेन कनाडा, ब्रिटेन भारत, या फिर ब्रिटेन फ्रांस। तो अब ये युद्ध ना ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। ठीक, इसमें हारा जीता कौन बाबू? जीता कौन और हारा कौन? तो ब्रिटेन जीत गया, ठीक ना, और फ्रांस क्या हो गया? हार गया। फ्रांस इसमें हार गया था। ठीक ना, ये युद्ध हुआ कब था? तो 1756 में शुरू हुआ था, 1763 में खत्म हुआ था। 56 में शुरू हुआ, इसका अंत कब हुआ? 1763 में। 7 सालों तक ये युद्ध चला था इन दो देशों के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इसमें विजयी कौन रहा? ब्रिटेन। हारा कौन? फ्रांस हारा। कब शुरू हुआ? 1756 में। खत्म कब हुआ? 1765 में। इसे कौन सा बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। मतलब 7 सालों तक ये युद्ध चला था। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट 1763, 1765, 1767, 1789। तो ये एक्ट आपका 1765 ईस्वी में पारित हुआ था, स्टाम्प एक्ट। ठीक ना, कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। जब ये पारित हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले। ग्रीनविले, इन्हीं के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। ग्रीनविले के शासनकाल में, ये उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के शासनकाल में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 में। आगे बढ़ते हैं। लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेस फेयर मतलब कि मुक्त व्यापार का सिद्धांत, इसे बोलते हैं मुक्त व्यापार का सिद्धांत। मुक्त व्यापार का सिद्धांत, मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन, एडम स्मिथ, जॉर्ज फेयर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो अब ये दिया गया था
एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक ना। एडम स्मिथ के द्वारा मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया गया था। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी मानते हैं, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इतिहास का जनक पिता हेरोडोटस को, केमिस्ट्री के लेवोजियर, भौतिकी के न्यूटन। वैसे ही अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? कौन सी संधि थी जिसके द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो वो थी आपकी पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। ये 2 फरवरी 1783 ईस्वी को हुई थी। 2 फरवरी 1783 ईस्वी को हुई थी और इसी संधि के माध्यम से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, ठीक ना। चलिए, अच्छा, वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, 1919 में। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। यहाँ पर आखिरी बात है। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में अंग्रेजों ने जब कब्जा किया था उस समय वहां पे कितने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? कहने का मतलब ये है, तो कितने थे? 10, 13, 12, 15, तो कुल 13 उपनिवेश बनाए थे उन्होंने। कितने उपनिवेश बनाए थे? 13 उपनिवेश बनाए थे। अमेरिका कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दोनों पे कब्जा न जमाया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किसने दिया था? जैसे जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें प्रतिनिधित्व, वहां पर भी चुनाव की व्यवस्था हुई थी। तो यदि आप हमें प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। ब्रिटेन वालों ने ना अमेरिका में बहुत प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। तो उनका मानना था कि यदि आप हमको प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ये उनका नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे ब्रिटेन वालों के द्वारा। तो ये नारा किसका था? सैमुअल एडम्स का। नारा किसका था? सैमुअल एडम्स के द्वारा ये नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु उस समय कौन सी ऐसा घटना घट गई जिसके चलते इसने तूल पकड़ लिया? इस घटना ने भौगोलिक दूरी, ये तो कारण था ही। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव इसके चलते भी हुआ था। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, ये भी था। बोस्टन चाय पट्टी, ये भी चारों घटना है जिसके चलते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। परंतु तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना, जो कब घटी थी? 1773 ईस्वी में। 1773 में। बोस्टन क्या है बाबू? तो बोस्टन एक बंदरगाह है। क्या है? एक बंदरगाह है जहां पे चायों से लदा हुआ एक बहुत बड़ा जहाज आया और उसी के लेकर वहां पे विद्रोह हो गया। वहां के लोगों ने अरे लाल लाल कपड़े पहन के चाय की पेटियां समुद्र में फेंकनी शुरू कर दी। वहीं से विद्रोह का तमाशा शुरू हुआ, जिसको बोस्टन चाय पार्टी की घटना बोलते हैं। ये घटना 1773 में हुई थी और इसी घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी जोर शोर से फैल गया चारों तरफ। जैसे हमारे यहाँ बैरकपुर की छावनी से फैला था, वैसे वहां पे बोस्टन चाय पार्टी की घटना से फैला, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऐसे तो फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई हैं, पर हमको ऑप्शन दिख रहा है एक ही हो। 1787, 1789, 1748, 1776, ठीक ना। तो सही आंसर क्या होगा? 1789 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को, ठीक ना। और भी 2 क्रांतियां हुई है वहां पे, एक हुई है 1830 में, एक हुई 1848 में, ठीक। तो यहाँ हमें ऑप्शन कौन दिखा? 1789, इसलिए हम लोगों ने सही टिक वही किया। आगे बढ़े। अच्छा, जब ये क्रांति हुई थी ना, उसमें फ्रांस के राजा थे लुई 16वें। कौन थे बाबू? तो लुई 16वें वहां के राजा थे और इन्हीं के शासनकाल में ये क्रांति हुई थी। राजा कौन थे? लुई 16वां राजतंत्र था फ्रांस में, और उस राजतंत्र में राजा कौन थे? लुई 16वें। उन्हीं के शासनकाल में ये क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय वहां के राजा तो लुई 16वां। कौन था बाबू? तो लुई 16वां वहां का राजा था, ठीक ना। क्रांति के बहुत सारे कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था, इसकी एक पत्नी थी मेरी अंत्योनेट। मेरी अंत्योनेट, ये इसकी पत्नी थी और ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करती थी। फिजूल खर्ची माने पैसा त्योहार में उन्हें बहुत पैसा उड़ाती थी, जिसके चलते राजकोष खाली हो गया। समझिए इतना बर्बाद की थी। राजा का माना नींव हिल गया एक खर्चा कोयला के मारे। मेरी अंत्योनेट, तो इसके फिजूल खर्ची से वहां का समझिए शासन डगमगा गया था, इतना ज्यादा फिजूल खर्ची था कि और जो भी काम होता था उसके बीच में अड़ंगा लगा देगी। महिलाओं का क्या काम है? वहां पे जाके बैठ के अपने ही सगे संबंधियों को कोई भी मतलब कि पद पे ओहदे पे बैठाने का प्रयास करेगी और पैसा वैसा नहीं उड़ाएगी। इसके चलते प्रभाव पड़ा था फ्रांस की सरकार में। इसलिए हमारा कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, मतलब ये फ्रांस में ना बाबू अलग अलग स्टेट में वहां के लोगों को बांटा गया था। तो वहां प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट था। तो क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। कौन आते थे? पादरी। पादरी किसे बोला गया है? जो चर्च में पूजा पाठ वगैरह करते हैं
उन्हीं को बोला जाता था पादरी, ठीक ना। अब यही पूछते कि द्वितीय स्टेट में कौन आएगा, तो कुलीन वर्ग आएगा। कुलीन वर्ग माने जो पैसा वाले व्यक्ति हैं। और किसान किस में आएंगे, ये तृतीय स्टेट में आएंगे। कौन से स्टेट में आएंगे, ये तृतीय स्टेट। स्टेट मतलब कि क्षेत्र है। यहाँ पर कि प्रथम ओहदे पे कौन है, तो ये पादरी है, द्वितीय पे कुलीन है और तृतीय पे किसान है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ था। बेस्टिल एक दुर्ग था वहां का। उसी दुर्ग में ना कुछ लोगों को बंदी बना लिया था फ्रांस की सरकार ने, और वहां के विद्रोही सैनिकों ने जाके उस दुर्ग को तोड़ दिया। तो पूछा है कि कब उसको तोड़ा, मैंने उसका पतन कब हुआ। तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। याद आ रहा है, 1789 में ही वहां की क्रांति हुई है। अब देखिए, जिस दिन उस दुर्ग को तोड़ा ना, उसी दिन वहां पे मनता है स्वतंत्रता दिवस। जैसे हमारे यहाँ मनता है 15 अगस्त को, वैसे वहां मनता है 14 जुलाई को फ्रांस में। अच्छा, अमेरिका में पूछ दिया जाए कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कहिए मनता है, तो वो बनता है 4 जुलाई को। किसी बनता है 4 जुलाई को, फ्रांस में 14 जुलाई को, भारत में 15 अगस्त को, पाकिस्तान में 14 अगस्त को। आगे बढ़े। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ, मतलब दास प्रथा अंतिम रूप से कब खत्म हो गया, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखिए, फ्रांस की पहली क्रांति, दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति, तीनों दिया है। पर अंतिम रूप से कब खत्म हुआ दास प्रथा, तो तीसरी वाली क्रांति के समय 1848 के समय में फ्रांस से दास प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गया, 1848 में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि की आत्मा, विधि मतलब क्या होता है, नियम, कानून। कानून की आत्मा या विधि की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका आंसर कीजिए। चलिए अब आंसर कीजिए। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है बाबू। विधि की आत्मा माने कानून की आत्मा। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू है। कौन है बाबू, मॉन्टेस्क्यू है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन है, सामाजिक संविदा। तो सामाजिक संविदा एक पुस्तक है, उसके लेखक है वाल्टेयर। कौन है आपके, वाल्टेयर। सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन है, वाल्टेयर है। दिद्रो ने क्या लिखा था, वृहत ज्ञान कोश। वृहत ज्ञान कोश के लेख छापे थे दिद्रो ने। टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना की थी किसने, लियो टॉल्स्टॉय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब मिला। फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको मतदान का अधिकार कब मिला, मतदान समझ रहे हैं, वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था। उनको वोट डालने का अधिकार 1946 में। कब दिया गया था बाबू, 1946 में। 89 में तो पहली क्रांति, 48 में तीसरी बार क्रांति। आगे, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, उसी दिन जिस दिन बेस्टिल के दुर्ग का पतन हुआ था। किस दिन हुआ था, तो 14 जुलाई को। किस दिन हुआ था बाबू, तो 14 जुलाई को। अमेरिका में कब मनता है स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका में 4 जुलाई को मनता है, अमेरिका में 4 जुलाई को, भारत में 15 अगस्त को। आगे, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, एक ही क्वेश्चन बार बार, अच्छा कोई बात नहीं। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था। ऐसे तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा खाली पूछ दे तो क्या था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इसका नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन पूछा है महत्वपूर्ण नारा, तो महत्वपूर्ण नारा था समानता का। किसका था बाबू, समानता का। ये वहां के इन तीनों नारों में सबसे प्रमुख नारा क्या है, समानता का नारा, सबसे प्रमुख यही था। आगे बढ़े। फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत, मैंने क्रांति की शुरुआत, आगे की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, नेपोलियन के द्वारा, लुई 16वें के द्वारा, रॉबस्पियर के द्वारा, या फिर रूसो के द्वारा। तो ये शुरुआत नेपोलियन के द्वारा की गई थी। नेपोलियन के युद्ध ने ही फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत उसे बनाया था। क्वेश्चन बहुत फेमस है कि फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कौन है, बाबू नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, बाबू हुआ था 1832 में। कब हुआ था, 1832 में। इसको भी याद रखना है, इसी चैप्टर से संबंधित है। फ्रांस की जनता को धार्मिक कर के रूप में कौन सा कर देना पड़ता था, धार्मिक कर के रूप में। वहां पर 2 कर थे, धार्मिक कर मतलब यदि आप किसी धर्म को मान रहे हैं, वहां पर कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंट था, 2 धर्म थे। कौन थे, कैथोलिक, कैथोलिक धर्म था, और एक था प्रोटेस्टेंट धर्म, ठीक ना। तो आप यदि किसी धर्म को मान रहे हैं ना, तो उस धर्म को मानने के लिए भी आपको टैक्स देना है, और उस टैक्स को कहा गया धार्मिक टैक्स, मतलब धार्मिक कर। तो धार्मिक कर इनमें से कौन था, टैले, टी थे, टोल टैक्स या फिर नजराने। तो अब यहाँ उनका धार्मिक कर था टी थे। टी थे क्या था,
धार्मिक कर था। पहले क्या था तो भूमि कर था। यदि आप भूमि जोत के खा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना है। तो भूमि जोत के खाने के लिए टैक्स था पहले, और धर्म को मानने के लिए टैक्स था टी थे। समझ रहे हैं कि वहां की जनता कैसे कैसे टैक्स देती थी। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, और इस तरह से ये 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट का चौथे और 5वें चैप्टर का क्वेश्चन लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।